सो हेलो एवरीवन। स्वागत है मेरे चैनल पे राहुल जर्नल। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम जिस भी टाइम आप इस वीडियो देख रहे हैं। सो आज की क्लास में हम जो है पढ़ने वाले हैं वो एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है वो 03 है। एंड इससे पहले हमने दो लेक्चर्स पढ़े। इन दो लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा कि वर्क क्या होता है, और हमने टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में पढ़ा, हमने पॉजिटिव वर्क के बारे में पढ़ा, हमने नेगेटिव वर्क के बारे में पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि कब किसी फोर्स के थ्रू ज़ीरो वर्क डन होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, हमने एसआई यूनिट वगैरह देखा और हर एक चीज़ देखी। स्केलर होता है, वेक्टर होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है। बेसिकली एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के बारे में पढ़ना है। और बेसिकली इस चैप्टर में हमें तीन तरह के एनर्जी के बारे में पढ़ना है। बेसिकली मेनली दो तरह की एनर्जी के बारे में पढ़ना है। वो तो बहुत तरह होती, तो वैसे बहुत तरह की एनर्जी है, लेकिन बेसिकली हमें इस चैप्टर में दो तरह की एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा वर्क एंड एनर्जी। तो चैप्टर का नाम लिख देता हूं मैं, वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना जो है बाकी है। तो एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। देखो कि एनर्जी बेसिकली होता ही क्या है। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनर्जी क्या है। व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी। तो देखिए एनर्जी की अगर हम बात करें तो अगर हम जनरल भाषा में बात करें या लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो एनर्जी क्या है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक एनर्जी चाहिए होगा। भाई अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक काम करो, जाके मेरा ये सामान उठा के ले आओ, तो भाई आप तभी आ पाओगे ना जब आपके पास एनर्जी होगी। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप कैसे काम कर पाओगे। तो एनर्जी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ये जो है किसी भी काम को करने की एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है। तो किसी भी काम को कर पाने की एबिलिटी इज कॉल्ड एनर्जी। समझ में आ रहा है आपको। सो इसी बात को लिख देते हैं कि एनर्जी क्या है। इट इज द कैपेबिलिटी, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी किसी भी काम को करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एनर्जी। इस बात को इस तरह से लिख सकते हैं, द टेंडेंसी of an object to do a work is called energy। यानी किसी भी काम करने की जो टेंडेंसी होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी एबिलिटी कहें, टेंडेंसी कहें, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एबिलिटी होती है काम करने की, एबिलिटी की जगह टेंडेंसी भी लिख सकते हैं। द एबिलिटी और द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब हम एनर्जी की बात करें तो जो एनर्जी होता है आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आपका एनर्जी क्या है, एनर्जी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो देखो बात ये है कि जो आपका वर्क होता है और जो आपका एनर्जी होता है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपका वर्क होता है वही आपकी एनर्जी होती है। इस चैप्टर में मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताऊंगा, और एंड में जब हम इस चैप्टर को फिनिश कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि जो वर्क होता है वही आपकी एनर्जी होती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करते हैं तो वही वर्क डन आपका एनर्जी में स्टोर हो जाता है, और वही बाद में वही एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट को में वर्क डन में चेंज होता है। यानी बेसिकली वर्क डन और एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही हैं। वर्क डन ही आपका एनर्जी है, एनर्जी आपका वर्क डन है। तो सारी चीज़ें सेम है। जैसे आपका वर्क डन है, वर्क डन भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरह से आपका एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम वर्क डन की ऐसा यूनिट बात करें तो क्या होता है, वो जूल होता है। इसी तरह से एनर्जी की भी ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या होता है, जूल होता है। ऐसी बात को लिख देते हैं ताकि आपके नोट्स वगैरह भी साथ में बन जाए। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ओके,
तो ऐसा यूनिट आपकी एनर्जी क्या होती है, जूल होती है। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, सेम सारी कहानी वर्क डन की चल रही है, तो सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट इज अग्स। ओके, तो सीजीएस यूनिट आपकी क्या होती है, अग्स होती है। तो और मैंने आपको बताया कि जो दोनों वर्क डन होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। वर्क डन आपका एनर्जी में चेंज होता है, एनर्जी आपका वर्क डन में होता है, चेंज हो जाता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा और आने वाले लेक्चर्स में ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और एक प्रूफ भी हम करेंगे जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, तो वहाँ पे हम प्रॉपरली एक देख रहे होंगे, एक एक्सपेरिमेंट करके, कि बेसिकली ये जो एनर्जी है ये कैसे काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कैसे जो है एक वर्क डन, जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने वर्क डन किया है, वर्क डन आपका कैसे जो है एनर्जी में चेंज हो रहा है। ये बात को अच्छे से हम समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो एक बात आप लिख लो कि वर्क डन इज चेंज्ड, वर्क डन इज चेंज्ड into energy, and energy is changed into work done, means both are interchangeable, बोथ आर इंटरचेंजेबल होते हैं। आपके दोनों ही क्या होते हैं, आपके इंटरचेंजेबल होते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। और तो ये सारी बातें रही, हमने एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। अब वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो एनर्जी बहुत तरह की होती है। जैसे आपने सुना होगा लाइट एनर्जी के बारे में सुना होगा, हीट एनर्जी के बारे में सुना होगा, और आपने जो है केमिकल एनर्जी के बारे में सुना होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में सुना होगा। तो होने को तो एनर्जी बहुत तरह की होती है, लेकिन इस चैप्टर में 9th के हिसाब से हमें सिर्फ 2 तरह की एनर्जीज के साथ डील करना है। एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। सो आइए स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपने नोट कर लिया होगा। सो इरेज करूँ मैं इसको? ओके, 1 2 3। बड़ा ताकत लग रहा है साफ करने में, साफ नहीं होगा जल्दी से। ओके ओके, सो हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। 2 तरह की एनर्जी के बारे में पढ़ना है, एक पढ़ना है हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और एक पढ़ना है हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम काइनेटिक एनर्जी को अच्छे से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग रहेगा आपका काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? देखो, जो ये वर्ड है ना काइनेटिक, ये कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। काइनेमेटिक्स मींस बेसिकली मोशन से रिलेटेड टर्म है। ये जो आपका काइना वर्ड है, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं तो आप ऐसा समझिए, जैसे कि मान लो मेरे पास ये मार्कर है। ओके, सो अगर ये मार्कर रखा हुआ है, अगर ये मान लो मेरे सर, ये मान लो हैंड है, मेरा हैंड है ही मानना क्या इसमें तो मान लो ये जो है मार्कर है, ये रखा हुआ है। अब इस मार्कर की, अगर ये मार्कर लाइफ टाइम मेरे हाथ पर रखा रहे, या मान लो ये कोई सरफेस पर रखा हुआ है, तो कोई इम्पैक्ट डालेगा, नहीं डालेगा। लेकिन अगर मैं इसको इस मार्कर को किसी तरह से एक वेलोसिटी दे दूं, क्या दे दूं, एक वेलोसिटी दे दूं, किसी मतलब एक स्पीड से फेंक के मारूं, तो आपको पता है कि भाई अगर मैं इस मार्कर को कोई वेलोसिटी दे दूं और किसी वेलोसिटी से जाके मेरे हाथ से टकराएगा, तो अगर मैं सेम रिपीट ये प्रोसेस बार बार करूंगा, तो क्या होगा भाई, हाथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर किसी सरफेस पे बार बार आप किसी चीज को फेंक रहे हो, तो क्या होगा, उस पर जाहिर सी बात है इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब वो ऑब्जेक्ट आइडियली रखा हुआ था, जब ये ऑब्जेक्ट आइडियली रखा हुआ था, तब इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको मोशन दे दिया, जैसे ही मैंने इसको एक स्पीड दे दिया, तो स्पीड देते ही क्या हुआ, इसके पास एक एनर्जी आ गई। तो ऐसी एनर्जी जो होती है, जो ऑब्जेक्ट के पास स्पीड की वजह से होती है, यानी स्पीड होने की वजह से अगर ऑब्जेक्ट के पास एक एनर्जी है,
तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हमारा मतलब ऑब्जेक्ट के पास एक ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के पास है इसीलिए क्योंकि वो मोशन में है, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी भी नहीं होगी। तो ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, अगर साथ में नोट्स वगैरह भी आपके बंदे हैं तो इसको हम लिखेंगे द एनर्जी, एग्जाम में आपको ये लिखना है, द एनर्जी possessed by an object, the energy possessed by an object due to its state of motion, due to its state of motion, due to its state of motion is called kinetic energy, kinetic energy। ओके, वही चीज लिखा है कि द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन यानी मोशन में होने की वजह से जो एनर्जी आती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी है और एनर्जी, ये एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास है ही इसीलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में ना हो, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो वही है कि इफ an object is at rest, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, then kinetic energy of of that object is जीरो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर ऑब्जेक्ट, क्योंकि मोशन में होने की वजह से ही एनर्जी डिफाइंड है। अब आपका मोशन ही नहीं है तो एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। अब जैसे आपकी एनर्जी आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये भी आपका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी, जूल होती है, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल होगी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो SI यूनिट इज जूल, ऐसा यूनिट आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ये भी आपकी क्या, जितनी भी एनर्जीज हैं, जितने भी वर्क डन है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्केलर ही होते हैं आपके। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा हाफ mv स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी को लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में के ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू में mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का जो है एक्सप्रेशन होता है। हालांकि ये जो एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का, ये 100% और हर सिचुएशन में तो ट्रू नहीं है। ये एक स्पेसिफिक केस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv स्क्वायर होती है, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो हाफ mv स्क्वायर होता है, जहाँ पे m जो होता है, ये जो m है आपका, वेयर m इज मास एंड v इज वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी ये बातें। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। ओके, तो नोट कर लिया, इरेज करूं? ओके, तो इरेज कर रहा हूँ, 1 2 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो आपका हाफ mv स्क्वायर जो फॉर्मूला आ रहा है, इसका हमें डेरिवेशन देखना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं कह दूंगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो हाफ mv स्क्वायर होता है, तो आप मान लोगे भाई हाफ mv स्क्वायर होता है। भाई कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये थोड़ा देखना तो पड़ेगा। और कई बार ये क्लास 9th में जो है, जो स्कूल वाले सर होते हैं, मैम होती हैं, तो वो ये डेरिवेशन में दे देते हैं कि भाई, और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी डेरिवेशन में दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेशन देखना जरूरी है। कई बार 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन जो है आ जाता है, और मैं ही देता हूँ कई बार ये क्वेश्चन डेरिवेशन के लिए, मैं ही एग्जाम में दे देता हूँ। तो
अगला हमें देखना है कि डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो अगला हेडिंग रहेगा हमारा, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, छोटा सा बोर्ड है हमारा, सबको पता है वर्क एनर्जी चल रहा है। ओके, सो रहेगा हमारा टॉपिक डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, जो कि है आपका ½ mv²। ओके, तो ये हमें करना है डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। और ये अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला जो डेरिवेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो तो इसमें काफ़ी चांसेस है, अगर वर्क एनर्जी चैप्टर आ रहा है तो उसमें से ये जो एक्सप्रेशन आएगा डेरिवेशन के लिए जरूर आएगा, क्योंकि यही एक डेरिवेशन थोड़ा सा अच्छा है। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो ½ mv² होता है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक सुंदर सा बना लेता हूँ, थोड़ा सा गंदा सा बन गया, ड्राइंग मेरी बड़ी बेकार है पर फिर भी काम भर का हो जाता है। ओके, सो ये हमारा मान लेते हैं एक ये बॉक्स है, मानना क्या है आदत लग गई है मान लेना बोलने की। ओके, सो ये एक बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स का जो मास है m है, बॉक्स का मास क्या है, m है। अब क्या है कि मान लेते हैं ये जो बॉक्स है ये u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, क्या कर रहा है, u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। भाई जब फोर्स नहीं लगा है, अभी हमने कुछ फोर्स नहीं लगाया है, अभी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स वगैरह नहीं लगाया है, लेकिन जब फोर्स वगैरह नहीं लगाया तब भी हो सकता है ना कि भाई ऑब्जेक्ट चल रहा हो। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, भाई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा। तो हमें नहीं पता, हम बस अभी हमने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया है, अभी हमने इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, हम बस ये मान रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और वो u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। हो सकता है ये रेस्ट पे हो सकता है ये किसी मोशन से ट्रेवल कर रहा हो, हमें नहीं पता। हो सकता है किसी स्पीड से मोशन में हो, ये हो सकता है किसी स्पीड से चल रहा हो, या हो सकता है रेस्ट पे हो। अगर रेस्ट पे होगा तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर भाई मोशन में होगा तो u की वैल्यू जो है आपका जो भी रहेगा वो हो जाएगा। ठीक है, मच्छर हो गए ओके, तो मास m है और जो है u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। भाई स्पेसिफिक केस नहीं मान रहा, इसमें कोई भी केस हो सकता है, बाद में u की वैल्यू अगर आएगी तो एडजस्ट हो जाएगी। ओके, तो बाद में मैंने क्या किया कि मैंने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया F। मैंने क्या लगाया, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया F, और फोर्स F लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस हो रहा है इधर की तरफ, इधर की तरफ क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, यानी आपका ये S जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, यानी अब ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये इधर आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इधर आ गया, ये आपका मास m है और ये आपकी जो वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो फोर्स लगने से उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि फोर्स लगने से क्या होता है, एक्सेलरेशन आता है। फोर्स लगने से क्या होता है, एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। भाई एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन का ये मतलब होता है कि यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन चेंज होने के लिए फोर्स जरूरी है, तो हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से जो वेलोसिटी है यू की जगह क्या होगी, वी होगी, चेंज होगी, और ये s मीटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करके इधर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये बताओ ये पॉजिटिव वर्क होगा कि नेगेटिव वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा ना, क्यों, क्योंकि भाई फोर्स की डायरेक्शन में यही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में यही है, तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव वर्क आएगा। तो अगर मैं इसका वर्क डन निकालूं, क्या निकालूं, वर्क डन निकालूं कि मैंने जो है कितना वर्क डन किया है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, F डॉट S होता है, F डॉट S होता है, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F S cos थीटा। बेसिकली ये पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, मॉड लगाते हैं, पर आप समझ गए होंगे अभी तक, तो इतना टाइम हो गया चैप्टर पढ़ते पढ़ते। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या है आपका, फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट S, और कॉस क्या होगा, कॉस 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, ये थीटा क्या बन रहा है, थीटा की वैल्यू हो रही है 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी बेसिकली आपका वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा आपका F इंटू एस। डायरेक्टली पॉजिटिव वर्क में अगर कहीं पे भी आपका अगर पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क में आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप वर्क डन के केस में F डॉट S लगा सकते हो, या F सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो अब हमें पता है कि हमें ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए, तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, न्यूटन सेकंड लॉ। भाई लगने वाली किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स होती है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होती है
वो किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है कि नहीं। सो इस फोर्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे ma लिख सकता हूं, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सो ऑन पुटिंग the value of f in इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं f की वैल्यू रखता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू MAS, ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमारे, यानी वर्क डन का हमारे पास क्या हो गया, एक नया फॉर्मूला आ गया जो क्या है MAS। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेशन सेकंड बोलते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, सो आपको पता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये पहले भी हमने किया हुआ है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं as की वैल्यू निकालूं तो as की वैल्यू क्या हो जाएगी, as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यानी ये हमारा as का वैल्यू हो जाएगा। ये कैमरे में देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है भाई, पूरा बोर्ड जो है कैमरे में बढ़िया आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। ओके, तो यहाँ से as की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, as की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आपका सॉरी यू स्क्वायर है और थोड़ा सा छुप गया है ये, तो ये आपका आ जाएगा हाँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। सो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, सो ऑन पुटिंग the value of as in इक्वेशन सेकंड, अगर मैं इक्वेशन सेकंड में as की वैल्यू लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू, मैं as की जगह पे क्या लिखूंगा, मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा ये। ओके, सो क्या मैं वर्क डन को ऐसा लिख सकता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू m बाई 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बताओ लिख सकता हूँ ना, किसी को इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है भाई, 9th क्लास में आए हुए, मान के चलता हूँ कि 5th 7th आप पढ़ के आए होगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 2 है आपका बाहर आ जाएगा, तो m बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कहाँ लिखूँ मैं, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, यहाँ लिख दूँ, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, पहले हमने ये किया, उसके बाद हमने ये किया, और ये करने के बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं m बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें मिलेगा m v स्क्वायर बाई 2, ओके, m v स्क्वायर बाई 2 माइनस m u स्क्वायर बाई 2, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, सो यहाँ से आपका वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ बताओ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको फिलहाल के लिए अभी एक नोट कर लो, बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला है वो यही है, पर अगर एक स्पेशल केस है कि अगर जो हमने माना है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली आपका किस वेलोसिटी से चल रहा था, u वेलोसिटी से चल रहा था, अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे होता तो क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है, तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, भाई रेस्ट पे इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी 0 है। तो अगर मैं यहां से वर्क डन निकालूं तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, और u की जगह पे क्या लिख दिया मैंने,
यू की जगह पे आ जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर, और आपको पता है 0 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ से वर्क डन क्या आ जाना है अपने पास, वर्क डन इज इक्वल टू आ जाना है हाफ एम वी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन मिला। और यही जो एक्सप्रेशन है यही आपका एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी ये एक्सप्रेशन आ गया। यानी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या मिला हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं जो है जब बच्चों को पढ़ाता हूँ ये स्कूल में, तो जो है बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो गलत बात है। मतलब क्या, तो कहते हैं कि अभी तक जो है सारा वर्कडन चल रहा था, इधर भी वर्कडन चल रहा है, इधर भी वर्कडन चल रहा है, इधर भी वर्कडन चल रहा है, यहाँ पे भी वर्कडन चल रहा था, वर्कडन इज इक्वल टू एम एस, और यहाँ पे भी अभी तक वर्कडन ही चल रहा था, अभी यहाँ तक भी हमने वर्कडन निकाला। लेकिन अचानक से हमने यहाँ पे वर्कडन की जगह पे क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। तो ये बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि भाई वर्कडन की जगह पे जो है काइनेटिक एनर्जी हमने कैसे लिख दिया। सो एक्चुअली बात ये है कि ऑब्जेक्ट के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी आई क्यों, ऑब्जेक्ट के पास जो ये काइनेटिक एनर्जी आई है, ये ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी आई क्यों है, ये ऑब्जेक्ट के पास आई है वर्कडन की वजह से। अगर वर्कडन ना हुआ होता, जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमने फोर्स ना ही लगाई होती, फोर्स नहीं लगाई होती, तो इसके ऊपर कोई वर्कडन होता, नहीं होता भाई, हमारे थ्रू कोई वर्कडन होता, इस पर नहीं होता। तो अब जब कोई वर्कडन नहीं होता तो इसकी क्या होती भाई, इसकी जो वेलोसिटी वो चेंज होती ही नहीं, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती ही नहीं। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन हो जाता है वी हाफ एम वी स्क्वायर मास एम वी स्क्वायर, तो दोनों के दोनों बराबर होते कि नहीं होते, तो यहाँ से वर्कडन आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता। तो ऑब्जेक्ट इसी स्पीड से चलते जाते चलते जाते चलते जाते। अब ऐसे समझो जैसे कि ये जो है मार्कर है, ये हाथ पे रखा हुआ है, तो जब ये हाथ पे रखा हुआ है मेरे, तो क्या इसके पास कोई एनर्जी है, नहीं है, इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। पर जब इस मार्कर को मैं ऊपर उठा रहा हूँ, तो ऊपर उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मार्कर को ऊपर उठाने के लिए मुझे इसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी, ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। अब मैं फोर्स भी ऊपर लगा रहा हूँ और मार्कर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर हो रहा है, तो इस पर वर्कडन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वर्कडन हो रहा है ना। तो जैसे जैसे मैं इसके ऊपर वर्कडन करूंगा और जितना मैं ऊपर लेके जाऊंगा उतना ज्यादा वर्कडन होगा, क्योंकि चलो फोर्स तो चलो मैं फिक्स लगा रहा हूँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रही है। तो जैसे जैसे मैं उसको ऊपर ले आ रहा हूँ वर्कडन करके, जैसे जैसे जितना ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूँ, मैं वर्कडन कर रहा हूँ। और जब वर्कडन को मैं इसको रिलीज करूंगा, तो देखो वही वर्कडन किस में चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। भाई जितना ऊपर लेके जाऊंगा ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथों पे उतना तेजी से आएगा। तो ये जो स्पीड आ रही है इसकी, ये जो स्पीड आ रही है, जिस स्पीड से मेरे हाथ पे ये स्ट्राइक कर रही है, कहाँ से आ रहा है भाई, ये वर्कडन से तो आ रहा है। जितना वर्कडन में जितना ऊपर लेके जा रहा हूँ उतना वर्कडन हो रहा है, जितना ऊपर लेके जा रहा हूँ उतना वर्कडन हो रहा है, और जितना ऊपर से इसको छोड़ूंगा उतना ही तेजी से गिरेगा। तो समझ में आ रहा है आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना वर्कडन किया जाता है, मैं पहले ही आपको कह रहा था कि जो वर्कडन होता है और जो एनर्जी होता है, ये बोथ आर इंटरचेंजेबल, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। तो वर्कडन आपका एनर्जी में चेंज होता है, एनर्जी आपका वर्कडन में चेंज होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जितना भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने वर्कडन किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी आपने क्या किया, वर्कडन किया, वो सारा का सारा वर्कडन किस में चेंज हो जाता है, सारा का सारा वर्कडन उसकी एनर्जी में चेंज हो जाता है। अदरवाइज उसके पास एनर्जी कहाँ से आती है, तो यही इसीलिए हम क्या करते हैं, वर्कडन की जगह पे हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी लिख लिया। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लो एक बच्चा है और वो अपना मस्त साइकिल चला रहा है, ठीक है, आप गए और आप जाने के बाद में क्या कर दिया, उसको धकेल दिया। अगर आप धकेलते नहीं तो भाई उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी, तो लेकिन जब आपने उसको पुश किया, तो पुश करने से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो बेसिकली आपने उसको वर्क डन किया, तो वर्क डन करोगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो बेसिकली वही, जितना आप वर्क डन करते हो उतना ही क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी आती है। तो जो वर्क डन था, वर्क डन से आपका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो जो वर्क डन आपने किया, जो वर्क डन हमारा कितना आया था, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यही आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, जो कि है हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसे समझ सकते हो, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है और रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो उस पर कोई एनर्जी है नहीं है। आप गए, आपने उसके ऊपर धकेला, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, आपने उसके ऊपर वर्क डन किया, तो उस पर मोशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा मोशन। तो मोशन क्यों आया, वो वर्क डन की वजह से आया। अगर वर्क डन नहीं करते, फोर्स नहीं लगाते, तो वो मोशन में कभी आता ही नहीं। वो अगर मोशन में नहीं आता तो उसके पास कभी काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं। तो इसीलिए क्या है कि जितना भी हम वर्क डन करते हैं, वो सारा का सारा वर्क डन क्या होता है, ऑब्जेक्ट को, वो सारा का सारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है आपका। समझ में आया आपको, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में
आए होंगे। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं इसको रेज करता हूँ, फिर आगे चलते हैं, आगे वाले टॉपिक समझते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा ये, और इरेज करता हूँ मैं इसको। चलो, आजकल मैं वो गाना सुन रहा हूँ, आम होंदे हैं, है ना, वो एक गाना है, पहले पहले हर बंदा आम होंदा है, ऐसा कुछ करके एक गाना है। तो आजकल वही चल रहा है हमारे जिम में, वही सुना जा रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, आपने भी सुना होगा। ओके, चलो बकैती नहीं करते हैं, आते हैं, पढ़ाने आया हूँ, पढ़ लेते हैं। सो जो है, अभी हमने देखा, आपने पता है एक एक्सप्रेशन हमने देखा था कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर होता है। ये आपका अभी हमने देखा था इस फॉर्मूले को, ये आया था। तो बेसिकली ये जो है, ये बेसिकली क्या है आपका, इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं इसको। अब ये बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है, एक्चुअली इस पे न्यूमेरिकल ये जानना बहुत जरूरी है। वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम आपके एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है, लेकिन जो मैंने न्यूमेरिकल्स देखे हैं एनसीईआरटी की बुक में और जो भी अदर पब्लिकेशंस की बुक है, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई इस पे न्यूमेरिकल है, तो इसको थोड़ा सा समझना भी जरूरी है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल है, तो आगे जाके आपको अगर साइंस लेने वाले हो, फिजिक्स लेने वाले हो, तो वहाँ पे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 11 में पढ़ाई जाती है। तो उसका एक, बाकी हमारे 9th में भी जो क्वेश्चन है उसमें भी आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है, तो उसको समझ लेते हैं कि बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जितना वर्क डन करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जितना वर्क डन करते हैं, वो सारा का सारा वर्क डन ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में लग जाती है। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम से ये कहता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी आप वर्क डन करोगे, क्या करोगे, वर्क डन करोगे, जितना भी वर्क डन करोगे, वो सारा का सारा वर्क डन ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में लग जाती है। यानी इसी बात को लिख लेते हैं, ये कहता है कि वर्क डन बाय all the forces, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy, यानी वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, यानी जितनी भी फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर, मैं बताया ना, अगर बॉडी के ऊपर 10 फोर्स लग रही है तो 10 फोर्स के थ्रू अलग अलग वर्क डन आएगा। तो सारे जो वर्क है, सारा जो फोर्सेस है, सारा जो फोर्सेस मिलके जो वर्क डन करेगा, वो सारा का सारा वर्क डन किसके बराबर होगा, वो सारा का सारा वर्क डन आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी सारा का सारा वर्क डन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में लग जाएगा। यानी देखो ऐसे कर सकते हैं, यानी यहाँ पे बस एक बात हिडन है कि ये वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है, ऑल दी फोर्सेस, यानी जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उतने फोर्स का। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी समझ में आ जाएगा, जैसे ये मान लो ये ब्लॉक है और ये टेबल पे रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, मास इसका m है, तो आपको पता है कि नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि होगा mg। मान लेते हैं यहाँ पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं f, आगे की तरफ क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं f, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो आपको पता है कि पीछे की तरफ जो है, यहाँ पे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। भाई फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो रिलेटिव फोर्स होता है, वो क्या करता है, हमेशा मोशन को अपोज करता है, मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ आगे की तरफ चल रहा है तो पीछे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, और ऊपर की तरफ आपको पता है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगता है ना। तो ऊपर की तरफ मतलब जहां पे भी जो ऑब्जेक्ट है, अरे ठीक है, तो जहां पे भी दो जो सरफेस होते हैं वो आपस में कांटेक्ट में होते हैं, क्या होते हैं, जहां पे भी दो सरफेस आपके क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाती है। तो एक जब मतलब ये समझ लो शॉर्ट में कि जब जहां पे भी दो बॉडीज एक दूसरे पर टच में होती है, सरफेस जब आप में टच होता है, तो वहां पे दोनों बॉडीज क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर
एक नॉर्मल रिएक्शन लगाती है, नॉर्मल फोर्स लगाती है। अभी फिलहाल के लिए इतना जानो बहुत है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड, ये आपका फोर्स अप्लाइड मान लेते हैं, एपीपी अप्लाइड। तो वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड प्लस वर्क डन बाय एमजी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के ई लिख दिया हमने। डेल्टा में फिजिक्स में जब कभी भी आप इसको डेल्टा देखो, ट्राइंगल जैसा, इसको डेल्टा बोलते हैं, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी ये बेसिकली आपका थ्योरम है क्या, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? अभी इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको नोट कर लो, फिर अभी बताता हूँ और थोड़ा सा समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। चलो नोट कर लिया होगा, देखो ओके। तो ध्यान ये रखना, बार बार लिखूंगा नहीं, बस समझ याद रखना कि ये जो है आपका वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस आता है। यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो ये डब्ल्यू जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल टू, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ बताओ भाई, इनिशियल वेलोसिटी यू था, फोर्स लगाया तो बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, वी हो गई, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं हो गया, तो इसको मैंने लिख दिया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ये आपको क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब फिजिक्स में जब कभी हम चेंज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चेंज निकालते हैं, तो चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा। तो वर्क डन को क्या लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ये तो बात मैं कह रहा था इतनी देर से, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कोई वर्क डन ना किया, अगर इफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज जीरो, तो आपको क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी वही है न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड हो रहा है यहाँ पे, कि भाई अगर ऑब्जेक्ट पे आपने वर्क डन नहीं किया, तो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से चल, तो भाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का क्या मतलब है, कि ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। यानी जब आपने कोई भी वर्क डन नहीं किया, क्योंकि जो आप वर्क डन करते तो वर्क डन सारा सारा कहाँ जाता, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में चला जाता। काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में चला जाने का मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करता या डिक्रीज करता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने कोई भी वर्क डन नहीं किया, तो कोई भी जब वर्क डन नहीं किया तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं हुई। तो जब काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हुई तो जो फाइनल होगा वही इनिशियल के बराबर हो जाएगा। तो यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। इसमें काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर क्लास 9th में इतने न्यूमेरिकल हमारे पे है नहीं, बस हाँ ये कॉन्सेप्ट आपको बताना जरूरी था। कुछ न्यूमेरिकल हैं जो इजी है, वो मैं आपको करवा दूंगा जो इस पे बेस्ड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। क्लास में तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को काफ़ी समझ में आता है, बोलते तो खैर ऐसा ही है, समझ में आ रहा है। बाकी यही होता है कि जब कॉपी चेक करता हूँ तो हमेशा नंबर बेकार ही आते हैं पर मुंह में बोलते जरूर हैं कि समझ में आता है। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो शायद बाद में रिवाइज वगैरह नहीं करते हैं तो इसीलिए मार्क्स वगैरह भी खराब आते हैं। तो मेन जो है रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। भाई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में तो आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे तो टॉपिक आप भूल जाओगे। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब कभी भी आप वीडियो वगैरह देखो, क्लास में कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट्स वगैरह नहीं बनाते हैं, वही है कि जब कभी भी आप लेक्चर देख रहे हो, जब कभी भी आप पढ़ रहे हो, तो कोशिश ये करो कि नोट्स वगैरह प्रॉपर बना जाए और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज किया जाए। ओके, सो सारी बातें क्लियर हो गई हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं। ओके, सो इरेज करूँ मैं, इरेज करते हैं, फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। ओके, सो इरेज कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सबको नोट कर लिया होगा। ओके
ओके, तो अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगली एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा आप सबको। मुझे भी मजा तो आ ही रहा है, अच्छा लग रहा है काफी। सो चलो, सबसे इजी क्वेश्चन से, सबसे गिरे हुए क्वेश्चन से, सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, आज का पहला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने। फाइंड द एनर्जी, फाइंड द एनर्जी possessed, find the energy possessed by an object। राइटिंग समझ में आ रही है ना? थोड़ी राइटिंग गंदी है पर क्या करें, एडजस्ट कर लो। जो भी है ये तुम्हारा मास्टर ऐसी राइटिंग है। फाइंड द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, ऑफ मास 2 kg, मूविंग with a velocity, moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। चलो इसको एक बार पॉज कर लो, पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद इसको सॉल्व कर दो। पॉज करना आता है ना वीडियो को? ऐसे स्क्रीन पर ऐसे टच करो और ऐसे पॉज कर दो। अगर लैपटॉप में देख रहे हो तो माउस हाउस लेके पॉज कर दो। तो इसको एक बार पॉज करके जो है इसको एक बार सॉल्व करो। ओके, तो पॉज कर लिया ना? ठीक है, उम्मीद करता हूँ पॉज कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। चलो, तो हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में होने की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब हम मान के ये चलेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, क्योंकि इनिशियली स्पीड की तो कोई बात हुई नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या था? रेस्ट पे था। तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू m। m कितना है? मास क्या है ऑब्जेक्ट का? मास है 2 kg, इनटू v, वेलोसिटी आपको कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा आपका? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 जूल। यानी ये जो ऑब्जेक्ट जो चल रहा है आपका 2 kg का 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उसके पास कितनी एनर्जी है? 25 जूल की एनर्जी है इस पे। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करता है, चलो। सो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 10 रुपए के लिए। उम्मीद करता हूँ इस सवाल को आप जो है करेंगे। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया और अगर आपका आंसर आ गया तो आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा, कैश तो नहीं मिलेगा, मतलब आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे सवाल बन रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आज का आपकी स्क्रीन पे है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, calculate the work to be done on a mass of 2 kg object, calculate the work to be done on a mass of 2 kg object to increase its velocity, from 5 मीटर पर सेकेंड to 10 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा? देखो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव वर्क करते हैं तो पॉजिटिव वर्क करने से क्या होता है? ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ जाती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है आपका और 2 किलो का ऑब्जेक्ट है। 2 इसलिए ले रहा हूँ ताकि थोड़ा काटा पीटे में आसानी होती है। तो 2 kg का ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है ना? 2 kg का ऑब्जेक्ट है, तो हम कितना वर्क डन करें इसके ऊपर ताकि इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के क्या हो जाए?
10 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो सॉल्व करो इसको, पॉज कर लो, पॉज वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करने के बाद में सॉल्व करो। सो पॉज कर लिया होगा तुमने वीडियो को। चलो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, 1 2 3, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी आपको पता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के, यानी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से वर्क डन आपका क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ से ये वर्क डन जो आ जाएगा वो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कैसे निकालते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सॉल्व करने के अलग तरीके हैं, कैसे भी सॉल्व कर लो इसको। तो y इज इक्वल टू, मैं एक काम करता हूँ, ये m बाई वी कॉमन ले लेता हूँ। m बाई वी कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या हमारा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वर्क डन इज इक्वल टू, मास की वैल्यू रख दो, मास की जब वैल्यू रखो तो कितना है? 2 है, तो 2/2 अंडर रूट, सॉरी ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी? 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर माइनस आपका यू का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर। आप चाहो तो पहले गिवन भी लिख सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगता है गिवन में, पहले ऐसा गिवन लिख लो, गिवन मास इज इक्वल टू 2 kg। स्कूल में ऐसे ही कर लिया करो, गिवन में पहले लिख लिया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन हमसे पूछा है, ऐसे तो लिख लिया कर, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, दिल खुश हो जाता है बच्चों की कॉपी देख के जब इस तरह से लिखते हैं वो गिवन, तो थोड़ा सा मतलब क्लियर हो जाता है। आपको भी थोड़ा सा करने में स्टार्टिंग दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो जब 100 में से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75 जूल। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना पड़ेगा? सॉरी सो सॉरी। सो अगर इस ऑब्जेक्ट यानी अगर आप क्या करना चाहते हो, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 से 10 मीटर करना चाहते हो, 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस पर 75 जूल का वर्क करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 75 जूल का वर्क करना पड़ेगा। जब 75 जूल वर्क का जब 75 जूल का वर्क कर दोगे तो क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ये आपका चेंज होकर 5 से क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। ओके, हाँ उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा इसको अच्छे से। बहुत रेस कर दूं? चलो कर देते हैं। तुम्हें क्या है, तुम तो चाहो तो वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो, क्यों? है कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई हम। डू 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 डू। चलो एक क्वेश्चन और कर रहे हैं भाई हम, इसको खुद करके बताना, ठीक है? इसको तो कर लेना कम से कम। ओके चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके सो चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड के सामने पेश करते हुए हम, खुद बताना, ठीक है? पॉज करके वीडियो को पॉज करके फिर बताना, ठीक? चलो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, find the kinetic energy of an object of mass 2 kg। 2 kg ले लेते हैं, नहीं 2 kg से मुझे कोई ऐसा प्यार व्यार नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा आसान रहता है। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, वजन मास उसमें क्या है, 2 kg ऐसे ले लेता हूँ, मेरा मन कर रहा है। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg
फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg at fifth second if the acceleration of the body is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो करो, हमें क्या करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का जिसका मास 2 kg है एट द 5th सेकंड, यानी 5वें सेकंड पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर उस ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड है। वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर हर एक टर्म का मतलब आपको पता है, एक्सेलरेशन का मतलब आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो जरा ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। मैं हट जाता हूँ सामने ताकि आप क्वेश्चन को नोट कर पाओ और इसको सॉल्व कर पाओ। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा, और अगर तुमने पॉज नहीं किया और अगर तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया और बिना पॉज किए तुम इस वीडियो में आगे बढ़ गए तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। तो कोशिश ये किया करो कि पहले जो है वीडियो को पॉज किया करो यार, आराम से सॉल्व वॉल्व किया करो, है यही तरीका होता है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी की स्पीड हर सेकंड कितना बढ़ रही है। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाई टी, यानी हर सेकंड आपकी वेलोसिटी में, यूनिट टाइम में आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो है वो आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जब एक सेकंड का ड्यूरेशन बीतेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। जब दूसरा सेकंड का ड्यूरेशन बीतेगा तो उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, यानी 5 बढ़ जाएगी, यानी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये मतलब होता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि आपकी वेलोसिटी यूनिट टाइम में कितनी बढ़ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो एट द 5th सेकंड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर एक्सेलरेशन है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होगी क्या होगी? हर समय बढ़ रही होगी। तो आप ये पता कर लो कि 5वें सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। अगर आप ये आपने अगर ये पता कर लिया कि 5वें सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं एक अच्छे बालक की तरह। एक अच्छे बालक का कर्तव्य है कि सबसे पहले गिवन लिखे। तो गिवन में आपको क्या है? ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, मास है 2 kg, और ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी एट 5th सेकंड कितनी होगी, एट 5th सेकंड कितनी होगी। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ mv² होता है। तो बस हमें अगर किसी तरह से v पता चल जाए, 5th सेकंड में v पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्यों? सो चलो हम क्या करते हैं, हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। हम ये मान के चलते हैं, देखो कि भाई जो है ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की, देखो कुछ दे नहीं रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी हमें क्या करनी है? निकालनी है। और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन यूज करें, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो आपका हो जाएगा v² इज इक्वल टू, आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे 0 कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू में एक्सेलरेशन कितना है? 5। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये लगाना सही रहेगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट वगैरह तो दिया नहीं है, एक काम करते हैं, सॉरी ये लगाते हैं हम v=u+80 लगाते हैं, हाँ ये बेटर रहेगा। v=u+80 लगाते हैं, फ्लो में ये लगा दिया हमने। तो v=u+80, तो v हमें कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन आपका 5 है, और टाइम आपका कितना है? 5 सेकंड, तो ये आपका हो गया 5। तो v कितना हो जाएगा? v हमारा हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना बच्चों का खेल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास, कितना है? मास है हमारा 2
इंटू में वी का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 25 का स्क्वायर। 25 स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यही होता है मेरे ख्याल से। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 625 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो यानी जब 5वां सेकंड बीतेगा तो 5वें सेकंड पे ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 625 जूल हो जाएगी। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम। एक बढ़िया सा सवाल मैं आपको देता हूँ जो है, ओके सो नोट कर लिया होगा। चलो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। नोट कर लिया ना, चलो मिटा रहा हूँ। अगर नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो ये रुमाल मेरे दोस्त का था, उसने मेरे को दिया था और जो है कह रहा है कि तुमने मेरे रुमाल का क्या हाल कर दिया है। मैं मतलब क्या करूं मैं। चल तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना, हाँ 4 ही मेरे ख्याल से। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। चलो सेम पिछले तरह की, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, खुद करके दे बताना मेरे को। calculate the work to be done on a mass of, चलो इस बार 10 kg ले लेते हैं, गुस्सा मत हो। on a mass of 10 kg, calculate the work to be done on a mass of 10 kg to stop, गलत हो गया स्पेलिंग, stop, STOP, to stop the object, moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। क्या सवाल है? सवाल ये है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा, और ऑब्जेक्ट हमारा 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है 10 kg। तो कितना वर्क हम करें इसके ऊपर कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, रुक जाए, क्या हो जाए, रुक जाए। तो इसको जल्दी से वीडियो पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद इसको सॉल्व कर लो। तो चलो 1 2 3 सॉल्व कर लिया होगा, कर लिया ना सॉल्व, ठीक है भाई। जिसने वीडियो बिना पॉज किए, बिना इसको अटेम्प्ट किए, आपने अगर वीडियो ऑन किया तो भाई पाप लगेगा आपको। तो चलो उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा आपने। चलो सबसे पहले गिवन लिखो। एक अच्छे बालक का कर्तव्य होता है कि वो सबसे पहले गिवन लिखे। तो गिवन में आपका क्या है, गिवन में दिया हुआ है आपका मास कितना दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू 10 kg दिया हुआ है, एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि स्टॉप करना, क्या करना, रोकना है। तो रोकना मतलब क्या हो जाएगा आपका, फाइनल जब कोई ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बाबा, 0 हो जाएगी ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कुछ दिया हुआ है क्या, और हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे वर्क पूछ रहे हैं, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, ये कर रहे हैं। ओके तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। वर्क डन इज इक्वल टू, अब हो जाएगा हाफ इंटू में m इंटू में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी भाई, फाइनल वेलोसिटी होगी 0। तो यानी यहाँ पे आएगा 0 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू में मास कितना है भाई 10, इंटू में वेलोसिटी, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ आएगा। ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा बाबा। वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, इधर कटेगा 5 से 5 कट जाएगा, -5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, और 25 पंजे 125 जूल नेगेटिव का। वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 125 जूल। वर्क डन क्या आया है, नेगेटिव आया। वर्क डन क्या आया है, नेगेटिव आया। और आपको पता है नेगेटिव वर्क डन ही आना चाहिए था, क्योंकि हमें क्या करना है, बॉडी की एनर्जी 0 करनी है। क्या करनी है, बॉडी की एनर्जी 0 करनी है, और 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी की एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो हम बॉडी की एनर्जी कैसे लेंगे, उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव वर्क करके। जिसने भाई पहला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके पहला लेक्चर देख ले।
तो जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव वर्क करते हैं तो नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वर्क का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की एनर्जी ले लेना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एनर्जी हमें लेनी है, ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है, रोकना है, यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको जीरो करना है। तो इसलिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, -125 जूल का वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो जल्दी से इसको नोट करो। और एक आखिरी सवाल मैं आपको देता हूँ, और अगर आपने उस सवाल को कर लिया तो मतलब आपको ये जो टॉपिक है काफ़ी अच्छे से आ गया। तो चलो भाई रेस करता हूँ मैं इसको। और आज की क्लास का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे मैं लिखने जा रहा हूँ, और अगर आपने इस सवाल को कर लिया तो मतलब समझ लो आपको काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ गया रे बाबा, बहुत अच्छे से आ गया। चलो सो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। चलो चलो वही करते हैं। डू कैलकुलेट दी, अच्छा भाई, calculate the kinetic energy of an object of mass 2 kg। बुरा मत मानना भाई, 2 kg ले लिया हमने, 2 kg ही लेने का पता नहीं क्यों मन कर रहा है मेरा। तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg when it is at height of 20 meter when dropped from a building of 100 मीटर। क्वेश्चन क्या है, हमें ऑब्जेक्ट की, लिख लो भाई, देख लो अच्छे से क्वेश्चन देख लो, हट जाता हूँ मैं सामने से, देख लो बढ़िया। ओके, तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, 2 kg का ऑब्जेक्ट है, when it is at a height of 20 मीटर, जब वो 20 मीटर की हाइट पे है, जब उसको क्या किया है, when dropped from a building of 100 मीटर, यानी हमारा एक 100 मीटर की बिल्डिंग है, बना देता हूँ मैं, प्यारी सी बिल्डिंग है हमारी, एक बढ़िया सी सुंदर सी बिल्डिंग, और ये हमारी खूबसूरत सी बिल्डिंग है, और यहाँ पे इंसान रहते हैं। हाँ भाई बिल्डिंग है तो इंसान ही रहेंगे। मस्त यहाँ पे शीशे से लगा देता हूँ मैं, एकदम बढ़िया से सुंदर बना देता हूँ इसको, शीशे लगे हुए मस्त बिल्डिंग में, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये, कोई बात नहीं, ये मस्त बिल्डिंग है। अभी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है टोटल वो है 100 मीटर। डडा डडा डडा, कितनी है बिल्डिंग की हाइट, 100 मीटर बिल्डिंग की हाइट है। अब जो है क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या कर रहे हैं, 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ये 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है, ये 2 kg का एक ऑब्जेक्ट, इसको ड्रॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ड्रॉप, फेंक नहीं रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करना फेंकना में डिफरेंस होता है। तो हमसे ही पूछ रहे हैं कि जब ये 20 मीटर की हाइट पे पहुंचेगा, मान लो ये जो है आपका 20 मीटर की हाइट है, तो जब ये 20 मीटर की हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉरी, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हमें जब वो 20 मीटर पे पहुंचेगा तो हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी भाई। जब किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं या ड्रॉप करते हैं तो उस पर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है ना, और जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन लगता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है। तो आप क्या करेंगे, जी ले लेंगे, जी इज इक्वल टू 10 ले लेंगे, ये गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होगा। सारी चीज़ हमें पता है, हाफ इंटू में मास कितना है 2, इंटू में वी पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है कि किसी तरह से हम जो है हम 20 मीटर की हाइट पे क्या कर लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कौन सा केस है, ये डाउनवर्ड का केस है। क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड का केस है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो डाउनवर्ड का केस है, कौन सा केस है, ये डाउनवर्ड का केस है, डाउनवर्ड का केस है। डाउनवर्ड में क्या है, ऑब्जेक्ट को आप रिलीज कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। जी आपका कितना हो जाएगा, जी आपका हो जाएगा 10। वैसे नेगेटिव लेंगे जी हमेशा, क्योंकि
डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर और -20 क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना। साइन कन्वेंशन मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे भी एक वीडियो डाल दूंगा जब मैं मोशन वगैरह पढ़ाऊंगा, एक तो साइन कन्वेंशन का तो क्लियर हो जाएगा। ग्रेविटेशन चैप्टर एक पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसको क्लियर नहीं है। तो g इज इक्वल टू -10, s इज इक्वल टू -20। और क्या पता है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, हमें फाइनल निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करें, थर्ड इक्वेशन यूज़ करें क्या? हाँ, थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है -10, इसकी वैल्यू कितनी है -20, तो 20 बना देते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400 आ जाएगा, यानी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। वैसे प्लस माइनस आएगा लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, पॉजिटिव ले लेंगे। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। यानी जब वो 20 मीटर की हाइट में पहुंचेगा तो 20 मीटर की हाइट में पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। वैल्यूज रख देते हैं, बहुत देर हो चुकी है। मास आपका कितना है, मास आपका है 2, v आपका कितना है 20 का स्क्वायर, तो 2 से तो कैंसिल, और 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 400 जूल आ गया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 400 जूल हो जाएगा, देख लो भाई। तो आज यहाँ पे करते हैं, देते हैं लेक्चर को विराम, और उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको मेरे पढ़ के मज़ा आया होगा। अब इसके बाद जो पढ़ना है वो हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, और सारी चीज़ें आप रिवाइज करके आना। अगला वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, और पोटेंशियल एनर्जी हम बढ़िया से पढ़ेंगे, और उसके बाद 2-3 टॉपिक और आ जाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आप सब पढ़ाई करते रहें, और आपके एग्ज़ाम वगैरह भी आने वाले हैं भाई। अगर वीडियो देख रहे हो शायद एग्ज़ाम ही है, और वैसे ये वीडियो जो है वो दिसंबर में शूट हो रहा है, नवंबर में शूट हो रहा है, दिसंबर लगने वाला है, तो बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी आ रहे हैं। तो आप बढ़िया से पढ़ाई करो, अपने कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करो, और जो है अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, थोड़ा सा अच्छा लगता है देख के। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।